हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू हम अपनी जो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका आज ये थर्ड लेक्चर देखेंगे। इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं आपके। तो ये आपके वेरियस एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी और भी एग्जाम है, उनमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और हम 5 क्वेश्चन को डेली बेसिस की तरह इसमें डिस्कस करेंगे। एक हमारी 5 क्वेश्चन की सीरीज और चल रही है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहां पे जाके देख लीजिए। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की जो 5 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन को देखेंगे, कितने डायरेक्शन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को कितने डायरेक्शन से बनाया जा सकता है ये भी डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज की सीरीज में? फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। मतलब कह रहा है कि चार नीचे आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक्ट दे रखे हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? लॉस्ट अपनी मोनोपोली, मतलब अपना जो व्यापार करने का एकाधिकार था, व्यापार का एकाधिकार, उसको खो दिया चाइना के साथ पूरी तरीके से। मतलब कह सकते हैं ट्रेड फिनिश हो गया। तो ये चार ऑप्शन दिए: क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए कि क्या थे ये एक्ट, क्यों लाए गए थे। चलिए देखते हैं आंसर आपका क्या है। फिलहाल तो हम देखते हैं आंसर। चार्टर्ड एक्ट 1833, ये आपका आंसर है। देखिए, इससे पहले हमें एक थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है, देखिए, एक चार्टर्ड एक्ट आपका आया था। चार्टर्ड एक्ट 1813 आया था। 1813 में क्या कहा गया? चार्टर्ड एक्ट 1813 में ये कहा गया कि जो कंपनी है, कंपनी है, कंपनी का जो ट्रेड का राइट है, ट्रेड राइट है, मतलब व्यापार करने का जो अधिकार है, उसको क्या कर दिया गया? उसको एकाधिकार, जो व्यापार करने का मोनोपोली राइट्स था, मोनोपोली, मोनोपोली राइट्स का, उसको क्या कर दिया गया? फिनिश कर दिया गया। लेकिन कहा गया कि आपका मोनोपोली राइट तो फिनिश है, लेकिन अभी भी आप व्यापार कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। किसके साथ? एक आप टी का व्यापार कर सकते हो, ट्रेड का, और एक आप चीन के साथ, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो। ऐसा कहा गया चार्टर्ड एक्ट 1833 में। ठीक है, हर एक 20 साल पे लाई थी कंपनी। वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट लाई थी, हर एक 20 साल पे लाती थी। और कंपनी की यहाँ पे क्या था, हर एक 20 साल पे एक एक्ट लाया जाता था। यहाँ पे कंपनी की पावर कम कर दी जाती थी, ब्रिटिश जो रूल था वो अपना बढ़ा देती थी, अपनी पावर को एक्सटेंड कर देती थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया। उसने कंपनी को क्या किया? मोनोपोली राइट्स देते हो ट्रेड के, उसको फिनिश कर दिया, लेकिन कहा कि तुम अभी टी का ट्रेड कर सकते हो और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, ये तुम्हारे पास राइट है। अभी बाकी सारे राइट्स तुम्हारे ले लिए गए। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। वहीं एटी चार्टर्ड एक चार्टर्ड एक्ट 1833 आया, 1833 आया, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टी और चाइना के साथ ट्रेड करने के राइट दे रखे थे, वो पूरी तरह से अब कह दिया, अब पूरी तरह से फिनिश कर दिया। उसका जो मोनोपोली थे, जो ट्रेड मोनोपोली थी, वो पूरी तरह से क्या कर देगी? फिनिश कर देगी। अब आपको कोई भी, ये टी और चाइना के साथ राइट थे, इसको भी 20 साल बाद खत्म कर दिया गया है। अब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक तौर पे आप रह सकते हो इंडिया में, आपको ट्रेड का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, ये कहा गया था वहां पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों 1833। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड जो थी यहाँ पे थी कि इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। चाइना के साथ ट्रेड, देखो 1833 में नहीं था, 1833 में चाइना के साथ ट्रेड था ही नहीं। 1813 में चाइना के साथ ट्रेड दिया गया था, लेकिन 1833 में रख दिया गया।
आंसर आपको मिल गया। बाकी हम पिट्स इंडिया 1784 के बारे में देखें तो पिट्स इंडिया 1784 क्या था, इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो ये एक जो आपका एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था बंगाल में। बंगाल के गवर्नर था उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी गवर्नर जब बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए। और 20 साल के लिए क्या किया गया था, कंपनी का जो ट्रेड करने का राइट था उसको बढ़ा दिया गया था ये। तो इसमें कुछ एरर थी, तो इस एक्ट में जो कुछ एरर थी उस एरर को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ही क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को स्टैब्लिश किया गया। बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, इनको क्या, तो कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे डायरकी सिस्टम आया था, मतलब द्वैत शासन आया था, द्वैत शासन लाया गया था, डायरकी सिस्टम आ गया था डोले। तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे आया था। ठीक है। कोर्ट ऑफ कंट्रोल क्या था, कोर्ट ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी को देखता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ कंट्रोल की एक्टिविटीज को देखता था। तो ऐसे इन्होंने एक डायरकी सिस्टम बना दिया था। तो इसी एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, हाफ लोफ सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाफ लोफ सिस्टम। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इनमें से नीचे दिए गए 4 एक्ट हैं, इनमें से किस एक्ट को हाफ लोफ सिस्टम कहते हैं। तो आपको क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए हाफ लोफ सिस्टम किसको कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को कहते हैं। हाफ लोफ सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो निदेशक थे, डायरेक्टर्स थे, के बीच एक टाइप की मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा गया था कि हाँ, कि इनके बीच एक समझौता हुआ था, उसके लिए इसीलिए हाफ लोफ सिस्टम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। तो समझ गए होंगे बाकी आप। अब अब हम डिस्कस कर लेते हैं 1830, जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 है। तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 की बात करें तो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में एक तो आपने देख लिया कि उसका ट्रेड करने का मोनोपोली जो थी, राइट था, वो तो एकदम फिनिश कर दिया गया। लेकिन कहा गया टी के साथ व्यापार कर सकते हो, मतलब टी का व्यापार कर सकते हो आप। और किसका कर सकते हो, चाइना के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। और इसमें क्या किया गया, 1 लाख रुपीज फंड का प्रोविजन दिया गया फॉर एजुकेशन के लिए, फॉर एजुकेशन के लिए 1813 में। अब ये भी यहाँ पे भी क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है, किस एक्ट के थ्रू 1 लाख प्रोविजन। अब ये दिया क्यों गया था, इसका रीजन था कि देखो उस टाइम यूरोप में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, मशीनीकरण हो गया था, मशीन मशीन बन गई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या, भारत उस टाइम क्या थी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, जितनी भी कॉलोनी थी, भारत सबसे बड़ी कॉलोनी थी, ब्रिटिश कॉलोनी। तो भारत में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी उन्हें, अपना जो भी तैयार माल था उसको भारत में बेचने के लिए। तो जो तैयार माल था, प्रिपेयर्ड जो भी उनके गुड्स थे उनको भारत में सेल करने के लिए पहले भारत की जो भी जनता थी, जो भी नागरिक थे, तो उनको एजुकेट करना था, उस प्रोडक्ट की जानकारी हो जिससे वो खरीद सके। तो इसलिए भारत में 1 लाख रुपए फंड है, वो भी अपने मतलब के लिए उन्होंने किया था। ठीक है। यहाँ पे कुछ ईसाई मिशनरीज भी आए थे 1813 में ही, उनको भी एक अनुमति दे दी गई थी कि आप भारत जाओ, ईसाई जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको प्रमोट करो जाके। ये भी 1833 की बात करें तो 1833 में भी बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे कि सती प्रथा को हटा दिया 1829 में। ठीक है। और दास प्रथा को हटा दिया गया, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए यहाँ पे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, हम 1813 का एक्ट देखें तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम रख के क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। जो बंगाल का
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये सारे बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे उस टाइम। 1833 का जब एक्ट आया तो कौन सा था, तो क्वेश्चन यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो आपसे क्वेश्चन एक इस डायमेंशन में पूछा जा सकता है कि जब चार्टर्ड एक्ट जब बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया, उस टाइम बंगाल का मतलब उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यह पूछ दिया जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक वो कौन सा था, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ दिया जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट बंगाल गवर्नर जनरल पूछ दिया जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये सारे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी डायमेंशंस को आपको देखना होगा। तो ये एक्ट आपको दिए गए हैं आपकी बुक्स में, ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को आप एक अच्छे से देख लीजिए, नोट्स पे नोट्स बना लीजिए, और उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको तैयार कर लिए, यहीं से आपकी स्टेटमेंट वाइज या वन लाइनर क्वेश्चन जो भी हैं फ्रेम होते हैं, ठीक है। 1853 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक रिफॉर्म हुआ था, और वो रिफॉर्म क्या था, वो रिफॉर्म ये था कि यहाँ पे ओपन कंपटीशन का वो कर दिया गया था कि अब इंडियंस भी थे सिविल सर्विसेज में, मतलब ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रावधान किए गए, और यहाँ पे ये भी किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन कर रही थी 20 साल तक, मतलब अब ये कर दिया गया, 20 साल नहीं बढ़ाया गया। मतलब यहाँ पे अब 20 साल का जो हर 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया जाता था, यहाँ 20 साल का प्रावधान हटा दिया। अब कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक चाहेगी तब तक तुम शासन करोगे, इससे ज्यादा रूल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन और देखने को मिलेगा चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में, कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव और जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर थी, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया, मतलब कह सकते हैं सेपरेट कर दिया। पहले एक ही थी, अब दोनों को सेपरेट कर दिया। तो ये आप एक्ट को अच्छे से देख लीजिए, इन पे हॉट टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, की पॉइंट्स हैं इनके जो भी। तो जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट 17 जो 73 से लेके आपके जो भारत शासन अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आता है 1947, यहाँ तक के आपके जितने भी एक्ट हैं, इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, की पॉइंट्स इनके आप रिवाइज कर लिए, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से क्वेश्चन बना सकते, जैसे अभी हमने डिस्कस किया विलियम बेंटिक के ऊपर, जो आपका चार्टर्ड एक्ट 1833 है, उस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आपका कभी भी आप क्वेश्चन से मात नहीं खा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये पूरा यहाँ पे डेटा दिया गया है, और हमने अच्छे से समझा भी दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कह रहे हैं भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन मतलब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना, रीऑर्गेनाइज्ड करना। तो इसमें कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो समझते हैं भाषा के आधार पर कैसे क्या हुआ। देखिए आंसर तो आपका आ गया, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज नीडेड टू द इम्प्लीमेंट ऑफ recommendation of the state reorganization combination regarding the reorganization of the state on the linguistic basis, भाषा के आधार पर अबॉलिश कर दिया। पहले क्या था, पहले पार्ट, कुछ पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, इनमें डिवाइड किया गया था। इनको सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कैंसिल कर दिया, और बात की गई किस पे, भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की बात की गई थी। अब इसके लिए क्या किया गया था, भाई देखो उस टाइम बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे, और प्रोटेस्ट ज्यादा चल रहे थे, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या किया गया था, तो सबसे पहले धर आयोग लाया गया था।
धर कमीशन। तो धर कमीशन कब आया था? ये धर कमीशन आपका आया था जून 1948 में। और इसमें इन्होंने क्या किया गया था, धर कमीशन में बोला गया था कि एक कमेटी टाइप की बनाई थी। तो धर थे ये यहाँ के, इसके चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे। तो इनके साथ और भी मेंबर थे। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आपके लिंग्विस्टिक बेसिस, जो भी आपके लैंग्वेज बेसिस जो प्रोविंसेस हैं, आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है लिंग्विस्टिक बेसिस की बजाय उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस बनाया जाए। मतलब इन्होंने नकार दिया इस रिपोर्ट को। मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस की जगह किसके बेसिस पे बनाई जाए? इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाओ, प्रशासनिक आधार सुविधाओं के अनुसार बनाई जाए। तो धर आयोग। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जनता बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर आक्रोश पैदा हो गया। तो फिर क्या हुआ, दिसंबर 1948 को एक जे जेपीवी कमेटी बैठा ली गई। और जेपीवी मतलब 3 सदस्य थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टावी सीतारमैया, 3 लोग थे। ये आई, इन्होंने रिपोर्ट अपनी जारी की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर बनना चाहिए, ऐसा कर रिपोर्ट दे दी। इसके बाद लास्ट में फजल अली कमेटी आई। फजल अली कमीशन बना। और फजल अली आयोग कमीशन में भी क्या कहा गया कि भाषा के जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने क्या रीऑर्गेनाइज करना चाहिए स्टेट्स को। तो पहला स्टेट 1853 में वो 1953 में बना था। मद्रास से टूट के बना था, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे जो भी, उनको अलग करके बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश बना था पहला स्टेट 1853 में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये तो था भाषा के आधार पर जो हिस्ट्री थी, क्या बना। इसके बाद और भी अमेंडमेंट होते चले गए, बनते चले गए। अब हम देख लेते हैं आंसर। तो हमें पता लग गया हमारा आंसर क्या था। आंसर हमारा था 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम देख लेते हैं 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को थोड़ा। तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें की गई थी। और ये हुआ कब था? ये एक्ट आपका आया था 1956 में। और इसमें आपकी जो 4 पार्ट्स थे, अभी हमने देख लिया अच्छे से 4 पार्ट्स कौन कौन से थे बेटा। A B C D में बांट रखा था। तो इनको तोड़ के क्या हुआ, इनको तोड़ के लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए गए थे 14 स्टेट। कितने? 14 स्टेट और 6 UTs, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और भी रिफॉर्म्स हुए थे यहाँ पे। जो यूनियन टेरिटरीज थे उनमें जो हाई कोर्ट्स थे उनकी ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया, इसी एक्ट के थ्रू किया गया। जो भी यूटीज थी, और यूटीज में जो भी हाई कोर्ट्स थे, हाई कोर्ट्स के ज्यूरिडिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उनकी न्यायिक क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे कहा गया कि 2 या 2 से अधिक जो भी स्टेट है, जो स्टेट हैं, तो उनका एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो सकता है, होगा। ये भी 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। और भी रिफॉर्म थे, इसको आप एक बार अच्छे से अपनी बुक्स में देख लें, नोट्स बना लें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसमें किसकी बात की गई थी? इसमें सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी। आपने हम पढ़ा भी चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इस पे एक क्वेश्चन था। लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी। और आपकी जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी। रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, रिव्यू की बात की गई थी। और ये फर्स्ट है। इसमें कौन सा लैंड रिफॉर्म, कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था? 9 शेड्यूल। ठीक है, 9वीं सूची को स्थान दिया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 10th की बात कर लें तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था आपका? ये 1961 में हुआ था। 1961 में हुआ था आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? ये पहले पोर्तुगीज के हाथ में था। और पोर्तुगीज से फिर क्या कर दिया गया इसको, मतलब जो दादर एंड नागर हवेली की बात करता है, दादर एंड नागर हवेली,
तो दादर एंड नागर हवेली थी, उसको भारतीय संघ में जोड़ दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसको यूटी बना दिया गया। कहाँ से अलग करते, वो पहले उस पे रूल किसका था, पोर्तुगीज का रूल था। जो पुर्तगाल के लोग थे ना, आए थे, वास्को डी गामा पोर्टुगीज था, तो पोर्टुगीज का रूल था। उससे अलग करके फिर उनको क्या किया गया, दादर एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 1961 में। तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 में हुआ था। 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बहुत ही ज्यादा सुधार हुए थे। और ये कब हुआ था, 1963 में हुआ था। और 1963 में इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, इसमें सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी जो रिटायरमेंट थी, उसकी एज 60 से 62 कर दी गई। क्या वो 60 साल पे रिटायर ना होके कितने, 62 साल पे रिटायर होंगे। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस थे, उनको हाई कोर्ट में एक एक्टिंग जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ये भी प्रावधान यहाँ पे किया गया। और भी सारे किए गए। यहाँ पे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस को, मतलब जो भी उनके एकुमुलेशन है, मतलब जो भी उनके भत्ते, सैलरी वैलरी, वेतन जो भी है, छठ, उनमें अगर कोई भी होता है तो उनको भुगतान किया जाएगा, पैसा उनको दिया जाएगा। ये सारे इसमें रिफॉर्म्स किए गए 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 में। देखो और भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट हैं, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इनको एक नोट्स बना लीजिए। लक्ष्मीकांत आपकी बुक्स है, उसमें पीछे आपके दिए गए हैं, या आप कहीं से वीडियो यूट्यूब जो भी है, आप बुक से बनाइए, काफी अच्छा होगा। लक्ष्मीकांत उठा लीजिए और उससे आप इन एक्ट के जो भी की पॉइंट्स हैं उनको लिख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूछ दिया कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नाइन्थ शेड्यूल किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया, 1 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में हुआ था। तो यहाँ पे किससे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था। ये सारी चीजें थी। तो इनको ये आप एक पेज पे अच्छे से बना के, आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा, आपसे ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ, जैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो भी आपके स्टेट रिऑर्गेनाइज किए गए थे, तो उनमें से आपसे पूछ देगा कि मतलब इनमें से ये बताइए कि कौन सा स्टेट पहले बना था, महाराष्ट्र या आपका नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। तो ऑर्डर में लगाने को आ सकते हैं। कई भी डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो आप देखते भी होंगे, टेस्ट सीरीज देते होंगे, तो उनमें बहुत सारे डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक A4 साइज पे अपना नोट्स बनाइए अच्छे से, और जितने भी डायमेंशन है उस टॉपिक से लेके, उन सारी चीजों को नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए, उससे फिर बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देख लिया 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इश्यूज ए कमांड टू द पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। मतलब यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट, रिट्स होती हैं, रिट हिंदी में भी रिट बोलते हैं। तो 5 टाइप की रिट होती हैं। भारतीय संविधान में 5 टाइप की रिट के बारे में बात की गई है। तो यहां पे कह रहा है कि रिट कब जारी की जाती है, रिट होती क्या है, क्यों जारी किया जाता है इनको, इनके बारे में देखेंगे। फिलहाल तो ये 4 यहाँ पे दी गई ऑप्शन है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि रिट इश्यूज ए कमांड टू पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम। जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी अधिकारी होते हैं, सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी जो अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटी होती है जो भी, उनसे पूछा जाता है परफॉर्मेंस ऑफिशियल ड्यूटी है, मतलब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, या उनसे मतलब अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल होते हैं, अपनी जो भी ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को करने में मतलब मतलब नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरीके से विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। तो ये कौन सी रिट है, सर्टरी है, मैंडमस है, हैबियस कॉर्पस है, कोवारंटो है। हैबियस कॉर्पस जिसे हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सरसरी को आप आई थिंक सटरी की कहते हैं। इसका मुझे हिंदी में अनुवाद नहीं पता है। हाँ, सरसरी को कहते हैं उत्प्रेषक, उत्प्रेषण।
और मैंडमस को कहते हैं परमादेश। और को वारंटो को क्या कहते हैं? को वारंटो को हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। देखो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो दोनों को ही कवर करना पड़ रहा है, तो इसलिए अधिकार प्रेक्षा। तो इस टाइप से हिंदी में आपको दिए होंगे। और एक और होती है जिसका नाम है आपका क्या? प्रोहिबिशन। क्या नाम है इसका? जिसका नाम है प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिषेध, या निषेध, या प्रतिषेध। ये पांचवी होती है। फिलहाल तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर बताइए। हमने हिंदी में समझा दिया आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखो, ये रही हमारी पांच रिट। कितने टाइप की होती हैं? पांच टाइप की रिट होती हैं। तो पहली हमारी है हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होती है मैंडमस, जिसे परमादेश बोलते हैं। तीसरी होती है प्रोहिबिशन, जिसे हम प्रतिनिषेध या निषेध बोलते हैं। और चौथी होती है शटोरी, और जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण बोलते हैं। और चौथी होती है को वारंटो, जिसे अधिकार प्रेक्षा बोलते हैं। पांच टाइप की रिट जारी की जाती है, और इनके मीनिंग भी दिए गए हैं। इनके मीनिंग क्या होते हैं? जैसे हैवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैवियस कॉर्पस को अगर देखें तो जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, और जिसका मतलब होता है टू हैव टू द बॉडी, मतलब अपने शरीर का होना, शरीर के साथ रिप्रेजेंट होना, तो उसको हैवियस कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है। और हैवियस कॉर्पस में कब ये रिट जारी की जाती है? ये मतलब किसी भी कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है रिट इज यूज टू इन्फोर्स द फंडामेंटल। देखो रिट पहले जान लो, रिट होती क्या है। रिट जब जारी की जाती है, एक सेकेंड, इससे पहले मैं ये बता दूं रिट क्या होती है। अगर हम रिट की बात करें, इसके बाद देखेंगे पांच टाइप की रिट होती है आपकी। तो रिट होती क्या है? देखो, रिट कब जारी की जाती है? जब किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स का क्या हो? वायलेशन, वायलेशन होता है। तो उसके लिए वो कहाँ जा सकता है? उसके लिए या तो हाई कोर्ट जा सकता है, किसके? आर्टिकल 22 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। मतलब रिट करती क्या है? अगर देखा जाए तो रिट फंडामेंटल जो राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो भी होते हैं, उनका क्या करती है? कंजर्वेशन करती है, संरक्षण करती है। प्रोटेक्शन करती है, कंजर्वेशन कह सकते हो, संरक्षण करती है, प्रोटेक्शन करती है रिट्स। इसलिए रिट जारी की जाती है। अब किसी आदमी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। जैसे तुमने किसी को आर्टिकल 17 दिया गया, अनटचबिलिटी, छुआछूत, और तुमने उसका नहीं, दूर बैठो, ये वो इस, अगर उसे वायलेशन हुआ, उसे लगा अपनी इंसल्ट लगी, तो वो क्या है? आर्टिकल 226 के रिट दायर कर सकता है आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी। ठीक है। तो ये था रेट। अब पांच टाइप की रेट होती है। हैवियस कॉर्पस होती है, जिसको कहते हैं टू हैव टू बॉडी, बॉडी के साथ प्रेजेंट होना, तो उसको कहते हैं हैवियस कॉर्पस। बॉडी के साथ प्रेजेंट होना, टू हैव टू बॉडी, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। राइट इज यूज टू इन्फोर्स, अगर भी किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अगेंस्ट कोई अनलॉफुल डिटेंशन होता है, कि मतलब उसको आपने क्या किया, कि संरक्षण में रखा हुआ है आपने, अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब कोई अनलॉफुल डिटेंशन के तहत आपने रखा है, तो यहाँ पे उसका वॉयलेशन हो रहा है उसके राइट्स का, तो वो क्या है? रिट दायर कर सकता है। कहाँ पे? हैप्स कॉर्प्स में, हैप्स कॉर्प्स के तहत, हैवियस कॉर्पस के तहत। ठीक है। तो तो इसमें क्या होता है? जो भी गिरफ्तार, जिसको जो भी पर्सन होता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको कहा जाता है, उसको मतलब कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ठीक है। क्योंकि उसके मूल अधिकार हैं, जो भी फंडामेंटल राइट है, उनका वायलेशन होता है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए होता है, प्राइवेट के लिए भी होता है, पब्लिक के लिए भी होता है। ठीक है। वहीं मैंडमस की बात करें तो मैंडमस होता है जिसे परमादेश बोलते हैं। और परमादेश रेट कब जारी होती है? और परमादेश का मतलब होता है बी कमांड। यही तो हमारा आंसर हो गया। हम कमांड देते हैं, हम तुम्हें आदेश देते हैं। किस चीज का आदेश देते हैं? कि जो भी पब्लिक पोस्ट पे होता है,
जो भी पब्लिक ऑफिशियल होता है, पब्लिक पोस्ट पे होता है, सरकारी अधिकारी होता है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी है, कोई पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है, सरकारी इंस्टीट्यूट कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट दिया जाता है, हम तुम्हें कमांड देते हैं, मैंडमस का मतलब होता है। तो यहाँ पे रेट द्वारा लोकपद जो भी पब्लिक पोस्ट होती है, पब्लिक ऑफिशियल होते हैं, अधिकारी के अतिरिक्त जो भी अधीनस्थ, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, या उनके लिए भी ये जारी किया जाता है, क्योंकि पब्लिक ही आते हैं इसमें। मतलब एक चीज याद रखना, इसमें प्राइवेट का कोई स्कोप नहीं है, प्राइवेट के लिए नहीं की जाती है मैंडमस, केवल पब्लिक के लिए की जाती है। प्रोहिबिशन जिसे कहते हैं, प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध, निषेध करना, फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड। ये देखो, ये जो टर्म हम सर्कल कर रहे हैं ना, इनको याद रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में सीधे आ जाते हैं। नीचे पांच चार दिए हुए, हैवियस कॉर्पस, मैग्नमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, और फिर इधर मैच करने के लिए आ जाएंगे, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट कर दिए जाते हैं। तो इनको आपको तैयार रखना। हैवियस कॉर्पस मतलब बॉडी के साथ, शरीर का होना, बॉडी बॉडी के साथ प्रेजेंट होना। मैग्नमस कमांड देना। प्रोहिबिशन निषेध, किसी चीज को ले आप पे प्रतिबंध, मतलब निषेध है, आप नहीं कर सकते। टू फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज के फॉरवर्ड, तो प्रोहिबिशन में यहां पे कर देते हैं, प्रोहिबिशन में किस चीज का, जैसे कोई हायर जुडिशरी है। अब हायर जुडिशरी द्वारा जो उसकी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, उसके अगेंस्ट जारी की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट और जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कर सकता। हाई कोर्ट क्या है, उससे नीचे वाले जो उसके नीचे होंगे, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी है उनके लिए कर सकता है ये। ठीक है। तो जारी इसलिए किया जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपनी जो भी ज्यूरिडिक्शन है उससे बाहर काम करने से रोकता है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का आपकी ज्यूरिडिक्शन केवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी कर रहा है प्रोहिबिशन, वो कह रहा है कि तुम्हारी ज्यूरिडिक्शन केवल इतनी है, इस ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते हो तुम। अगर वो जा रहा है तो वो यहाँ पे रिट जारी कर सकता है, कौन सी जो क्योंकि तुम इस ज्यूरिडिक्शन से बाहर जा रहे हो, किसी के फंडामेंटल राइट वायलेशन हो सकता है उसका, इसलिए। तो ये है प्रोहिबिशन। सर्टरी है आपकी। तो ये आपके सारे को वारंटो भी दी गई है। तो इनको एक बार क्या कीजिए, बुक्स में दी गई हैं आपकी, या गूगल कर लीजिए इनको अच्छे से। ये आपको मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड करा देंगी। बाकी आप हिंदी में भी दी गई हैं, गूगल पे देख लीजिए, या आप रिसर्च कर लीजिए, जो भी आपके पास बुक्स हैं बुक्स पे देख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए इनका। इनके जो हमने सर्किल किए पॉइंट, इन पॉइंट्स को लिखिए नोट्स में, जितना शॉर्ट कंसाइज करके नोट्स बना सकते हो उसको बनाइए, और इनका क्या इनके काम है उस चीज को देखिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पांच के पांच हमारी कौन रिट है, रिट क्यों जारी की जाती है, रिट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास राइट्स नहीं होते हैं रिट जारी करने के। और ये रिट क्यों जारी करते हैं, फंडामेंटल राइट के वॉलेशन के लिए, कि कंजर्वेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है। तो ये सारी रेट्स हैं, आप एक बार इनको अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इन पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कई डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसी टाइप से और भी रीट का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपसे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला मैंने बताया अभी, टू शरीर के साथ होना, और आदेश देता हूं, इस टाइप के मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी डायमेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा उस पे विचार कीजिए। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मैंडमस के बारे में हमने देख लिया, बी कमांड। ठीक है। चलो हम आपको आदेश देते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। चलिए, डीपीएसपी जिसे हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी शॉर्ट में, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तो क्या होते हैं, अच्छा एक चीज और है, पिछले वाले लेक्चर में एक थोड़ा एरर हो गई थी। एरर ये हो गई थी, फिलहाल तो पहले हम इसको डिस्कस करने हैं, इसके बाद एरर बताएंगे, नहीं तो फिर आंसर ही हो जाएगा फिर इसका। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहा है डीपीएसपी भारत में अडॉप्ट किए गए हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, कनाडा के, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, आयरलैंड से। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, कल भी हम अच्छे से समझा सके, बस कल थोड़ा इसमें ये एरर हो गई थी कि कहाँ से लिए गए, वो थोड़ा हम
एक्सचेंज हो गया था, इंटरचेंज मतलब हो गया था, तो वो गलत बता गए थे, तो उसको आज हम करेक्ट कर लेंगे फिलहाल, ठीक है। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लिया हमने? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरिश के संविधान से लिया। अब ये गलती हुई थी कि आय देखो, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां से अडॉप्ट किया इसे? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम यहाँ पे कल वाले जो वीडियो था उसपे थोड़ा ये गलत बता गए, हम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे थोड़ा फ्लो फ्लो में, बट ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, और आयरिश ने भी यहाँ से कहां से अडॉप्ट किया था इसको? इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। हम यहाँ पे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन बता गए थे, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में जो भी है जहाँ पे भी, तो इसको वहां पे जाके थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो इंडिया ने कहां से किया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया, आयरिश ने भी इसको अडॉप्ट किया था कहां से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कब किया था? 1937 में, ठीक है। तो इनका बना था यहां से। आयरलैंड हैज द कॉपीड ऑफ फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, देखो सीधा सीधा दिया, दे आर कवर्ड इन द आर्टिकल 30। अब देखो डीपीएसपी के बारे में थोड़ा हम जान लें। देखो डीपीएसपी क्या है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है हमारे। किसकी बात करते हैं? ये सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो भी है सुधार, तो इसे कह सकते हैं वेलफेयर स्कीम के लिए। जो वेलफेयर स्कीम है उसकी बात करें, वेलफेयर जो भी पॉलिसीज हैं उसमें काम आते हैं। ये कैसे होते हैं? इनके नेचर में देखें तो ये नेचर में कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फंडामेंटल राइट कहते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इन्फोर्सेबल है, नहीं सॉरी, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब इनका वायलेशन होने पर आप कोर्ट वोट नहीं जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। पॉलिसी वॉलिसी में काम, गवर्नमेंट है पॉलिसी वॉलिसी में काम करती है इनका, ठीक है। तो ये तो है डीपीएसपी के बारे में जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। कहाँ से लिया है हमने इसको? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये हमने अभी देख लिया, अडॉप्ट किया है कहाँ से? अडॉप्ट किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट, जो डीपीएसपी देख लिए। अब हमने इनको तीन कैटेगरी में बांट रखा, कल के लेक्चर में भी हमने बताया कौन कौन से। एक तो सोशल, एक गांधीयन, एक हमने इंडिविजुअल, जो इंटेलेक्चुअल क्या था वो, इंडिविजुअल था आई थिंक, कुछ ऐसी था। तो तीन कैटेगरी में बांट, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये, बस हमने अपनी आसानी के लिए बांटा, जो स्टैंडर्ड बुक है उन्होंने बांट रखा है, ठीक है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन से डीपीएसपी लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, हम इस चीज को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो आर्टिकल 108 के तहत आती है, उसको भी लिया है सब, ठीक है। कनाडा से हमने बहुत सारी लिए हैं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, बेस्ट ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, जो भी रेजिडरी पावर है, अफसर शक्तियां हैं वो सेंटर के पास ही होंगी। अपॉइंटमेंट जो लिस्ट में नहीं है, तीनों लिस्ट में, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, गवर्नर के ऑफिस को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन सेंटर द्वारा गवर्नर के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो हमने कनाडा से लिया। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुडिक्शन कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। बाकी हमने यूएसए यूके यहाँ से लिया है। सबसे ज्यादा पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक बार देख लेना। जैसे हमने आयरलैंड से क्या लिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमने सोवियत संघ से, रूस से क्या लिया? फंडामेंटल ड्यूटी ली। आइडियल्स ऑफ द जस्टिस, तीन टाइप के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमने कहाँ से लिए हैं? प्रियम्बल में जो है वो हमने रशिया से लिया है। ये हमारे थे तीन। अब हम थोड़ा एक और देख लेते हैं, और इसमें एक थोड़ा डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट कैसे हैं? ये पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल। ये कैसे हैं? सोशल और इकोनॉमिक। ये नेचर में कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। इनकी बात करें तो क्या होते हैं? ये जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल है,
ये नॉन जस्टिसेबल है। इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। और ये जस्टिसेबल है। और इनपे कुछ डिफरेंस है। जैसे क्या है, ये एक इंडिविजुअल पे वर्क करते हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करते हैं, व्यक्तिगत की बात करते हैं, एक पर्सन की बात करते हैं, कि वेलफेयर की बात करते हैं। और ये एक कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते हैं। कम्युनिटी समुदाय की वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये थे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं, जरा देख लेना इनको एक बार अच्छे से, नोट्स बना लो इनके। तो डीपीएसपी पे क्वेश्चन बहुत टाइप से बन सकते हैं आपके। मैंने कल भी आपसे कहा था, इसका एक A4 साइज पेपर में नोट्स आ जाएगा, नोट्स बना लीजिए डीपीएसपी का, और उसको रिवाइज कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन जैसे भी होंगे आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रेसिडेंट, और किस पे बात कर रहा है, फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसके फीचर्स की बात कर रहा है लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, जो हमारे राष्ट्रपति गवर्नमेंट होती है, जो मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है, प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, मतलब सरकार का भी हेड और मुखिया होता है, और स्टेट का भी मुखिया होता है। स्टेट मतलब इन द सेंस राष्ट्र, देश, राज्य की बात नहीं है। दूसरे में कह रहा है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 4 ईयर। तो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा एक इसका फिक्स टेन्योर होता है, 4 साल के लिए इलेक्ट होता है ये, ठीक है। तीसरे में कह रहा है, प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट। जो प्रेसिडेंट है और उसकी जो सेक्रेटरीज हैं, जो भी मतलब उसकी सचिव अचिव होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं पार्लियामेंट के लिए। जो भी कांग्रेस होती है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस की बात कर दी, जो ब्रिटेन, जो हाउसेज हैं, जो संघ पार्लियामेंट है, अपने यहाँ तो पार्लियामेंट है, उसकी बात करते हैं। कांग्रेस तो अपने यहाँ इंडिया में कांग्रेस क्या एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। फिलहाल तो यूएसए की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस फॉर देयर एक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और चौथे में कह रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट। मतलब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती है। चलिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं। प्रेसिडेंशियल और एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है, एक प्रेसिडेंशियल। जैसे अपने इंडिया में कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। अमेरिका में कौन सी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है गवर्नमेंट की। चलिए, तो देखो, आंसर तो फिलहाल हमारा ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका प्रोवाइड फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द फीचर्स। प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द फिक्स टेन्योर ऑफ द 4 ईयर। देखो, अमेरिका में 4 साल के लिए है, और भी जगह है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो वहां पे प्रेसिडेंट का क्या होता है, टेन्योर 5 साल 6 साल ऐसे भी होता है, लेकिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। प्रेसिडेंट इज सेक्रेटरीज आर द नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है और उसके सेक्रेटरीज है, नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, मतलब वो उस पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, इट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई यहाँ पे, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, कि पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट, जो इंडिया में गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, और वो पार्लियामेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट। देखो, नॉट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, देखो, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है आई थिंक। चलो हम डिस्कस करेंगे फिलहाल। हम्म, तो दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक तो आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और एक आपकी पार्लियामेंट्री संसदीय सरकार होती है, और एक आपकी प्रेसिडेंशियल होती है, जिसे राष्ट्रपति सरकार बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बेसिक की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे कार्यपालिका की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, ठीक है। दोहरी कार्यकारिणी, यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा आपको
पार्लियामेंट्री फॉर्म। मतलब यहाँ, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी देखें, जवाब देता अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में जो कार्यपालिका होती है वो क्या है, विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होती है। एग्जीक्यूटिव जो होती है अकाउंटेबल होती है, लेजिस्लेटिव बंदी होती है। तीन पार्ट्स में होती है ना। एक तो आपकी क्या होती है, लेजिस्लेचर होती है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव होती है। ये हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव होती है। एक आपकी जुडिशरी होती है। तो तीनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव होती है, इसके तहत अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति ये अकाउंटेबल नहीं होती है। मिनिस्टर्स की बात करें तो ओनली फॉर्म फ्रॉम अमंग द एमपीज, केवल इसमें कितने आए, फ्रॉम अमंग एमपीज के बीच में होता है। पीपल्स आउटसाइड द लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंट, मतलब यहाँ केवल मिनिस्टर जो होते हैं वो एमपी ही होना चाहिए, ठीक है, उसी को एज अ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आउटसाइडर को भी क्या है, अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अभी अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रम्प थे, उन्होंने अपने सन इन लॉ को अपॉइंट कर दिया था, डॉटर इन लॉ को भी अपॉइंट किया, वो एमपीज नहीं थे फिर भी उनको अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। इसमें क्या होता है, पीएम कैन डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पे पीएम डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। पीएम कैन डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे विघटन हो सकता है, निचले सदन का विघटन हो जाएगा, डिसॉल्व किया जा सकता है अगर पीएम की डेथ हो जाए या पीएम राष्ट्रपति को बोल दे, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व, प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता, 4 साल फिक्स टर्म था। तो इसीलिए इसका कोई टेन्योर, पार्लियामेंट्री फॉर्म का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया विपक्ष की पार्टी द्वारा, तो क्या है, सरकार गिर जाएगी। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म का फिक्स टेन्योर होता है, ये अगर एक बार अपॉइंट होगी तो 4 साल तक रहेगी, 4 साल से पहले इसको नहीं गिराया जा सकता। बाकी कुछ भी प्रोसेस होगी, इम्पीचमेंट प्रोसेस आती है, वो इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, तब हटाया जा सकता है, लेकिन उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन फिक्स टर्म होता है, 4 साल तक ये सरकार रहेगी रहेगी अमेरिका। तो ये समझ गए आप। तो यहाँ पे क्या है, जब देखो चौथा पॉइंट अगर हम देखें, चौथे पॉइंट में क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड ए स्टेबल गवर्नमेंट। भाई इसमें तो 4 साल रहेगा, स्टेबल गवर्नमेंट तो रहती है। ये तो पार्ट किसका हो गया, ये तो पार्लियामेंट का हो गया, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हो गया। ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। तो चौथा तो ऑप्शन हो गया नहीं, तो चौथा ऑप्शन जहां जहां है उसको एलिमिनेट कर दो, दूसरा एलिमिनेट हो गया, और डी ऑप्शन एलिमिनेट कर। अब 1 2 तो दोनों में होगा। देखो ऑप्शन में ये प्रेसिडेंट वो द हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, ये तो है ही। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, द फिक्स टेन्योर, अभी देखा 4 साल के लिए, ये अमेरिका की बात कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्री में भी प्रेसिडेंशियल पावर है, तो वहां पे 4 साल नहीं, कहीं 6 साल है, कहीं पे 5 साल हो भी सकता है, ठीक है। तीसरा वाला आपका कैसे सही हो गया, प्रेसिडेंट हिज सेक्रेटरी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके लिए। अभी आपने देखा यहाँ पे क्या, कि एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, ये लेजिस्लेटिव की जवाबदेही नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटेबल नहीं है, ये जो पार्ट है ये भी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ टू पार्लियामेंट होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स को देख लें, तो कुछ और पॉइंट कैसे हैं, जैसे और है कम मेजोरिटी पार्टी रूल करती है आपकी पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंशियल में आपकी मेजोरिटी पार्टी रूल नहीं करती है। यहाँ पे क्या करती है, जो भी इस चीज का यहाँ पे कमी पाई जाती है, मेजोरिटी मेजोरिटी पार्टी नहीं होती, जो जीतेगा वही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो बहुत से इनके प्रॉफिट भी हैं, बेनिफिट भी हैं, बहुत से इनके लॉस भी हैं इसके, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना पार्लियामेंट्री, और इनको कंपैरिजन करके आप पढ़ना, जिससे आपके दिमाग में रहेगा। अब अलग अलग पढ़ोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा।
तो इस टॉपिक को जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों को एक A4 साइज में लेना और इन दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना। जैसे एक टेबल बना लेना ऐसी कॉलम, और इस टाइप से आप लिख लेना है इनको, तो रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, आपके दिमाग में भी रहेगा, आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट किसका है, इनके क्या बेनिफिट हैं इस गवर्नमेंट के, इस बेनिफिट क्या है, इसके लॉसेस हैं इस गवर्नमेंट के होने के। तो इस टाइप से आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, आज हमने 5 क्वेश्चन काफी डिस्कस किए, जाना उनके बारे में काफी डिटेल में। और भी डिटेल है, उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल लगे। तो किसी भी टाइप का उस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेंड कर ले जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हमारी इंस्टाग्राम चैनल आईडी है, यहाँ पे डेली करंट बेसिस न्यूज़ पढ़ती रहती हैं, क्विजेस भी पढ़ती रहती हैं, रिवीजन के लिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।